बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करते हैं साइट गनी चरंगी सुपर जनरल स्क्रैप के गोदाम में धमाके से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपने नाज़रीन को आगाह करें, साइट गनी चरंगी सुपर जनरल स्क्रैप के गोदाम में धमाके से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं दानियाल सैयद से, जो इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा, धमाके की वजह क्या है? कोई जेर जमीन गैस जो है पाइपलाइन मौजूद? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके गनी चौरंगी साइट एरिया और साइट बी थाने के हदूद है, जहाँ पर सुपर जनरल स्क्रैप का जो गोदाम है उसमें अब से कुछ देर कबल धमाका हुआ है। और मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें कि ये जो स्क्रैप का गोदाम है, इसमें मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें मौजूद हैं जो मोटर्स होती हैं, चाहे वो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली हो, पंखों में इस्तेमाल होने वाली हो, या दीगर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके ऊपर ये इस्तेमाल होने वाली ये हैवी मशीनरी भी है। ये मेरे कैमरामैन दिखा सकें इब्राहिम, ये तमाम मनाजिर हैं। इस स्क्रैप में धमाका हुआ था। क्राइम सीन यूनिट यहाँ पर पहुँचा है मौके पर और गैर मुताल्लिका जो अफराद हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। SHO साइट बी ज़वार हुसैन मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। सर, ये बताइएगा क्या धमाके के बारे में अब तक तफसीलात सामने आ सकी? देखिए, यहाँ पे ये बाहर से स्क्रैप का माल आता है जिसमें मुख्तलिफ मोटर्स होती हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत काम करती हैं। तो उनको जब ये तोड़ते हैं उसमें से निकालने के लिए चीज़ें, तो उसमें ये अक्सर औकात यहाँ पे ये हो जाते हैं इस तरह के ना, तो ये इसी तरह का धमाका हुआ। सर, कितने जो ज़ख्मी हुए उनकी हालत के बारे में बताइएगा। हाँ, एक ज़ख्मी है और जो एक खातून बाहर बैठे काम कर रही थी वो वैसे बेहोश हो गई थी डर से, लेकिन जो ज़ख्मी है वो भी स्टेबल है। पम्प डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर पहुँचे सर, उसने शवाहिद इकट्ठे किए? जी, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई नतीजे पे नहीं पहुँचे। वो कह रहे हैं कि हम मरीज़ों के जो ज़ख्मी है उसके ज़ख्म वगैरह देख के फिर कुछ बता सकेंगे किस किस्म का धमाका है। बिल्कुल, साइट बी थाने के थानेदार ज़वार हुसैन, जिनका कहना है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा है, शवाहिद इकट्ठे किए गए। क्राइम सीन यूनिट इस वक्त भी मौके पर मौजूद है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। और ये जो मनाजिर नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही स्क्रैप है, सुपर जनरल स्क्रैप, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल धमाका हुआ था। और धमाका मुमकिन तौर पर, क्योंकि ये यहाँ पर मशीन जो होती हैं वो यहाँ पर मौजूद थी जिसमें ये धमाका हुआ है। मज़ीद जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उनका कहना है कि शवाहिद यहाँ से इकट्ठे कर लिए गए हैं। ज़ख्मियों की मज़ीद उनकी हालत देखी जाएगी। ज़ख्मियों की हालत देखने के बाद हतमी रिपोर्ट जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड वो अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगा। ताहम ज़ख्मियों में जो मर्द है उसको मामूली नौयत के ज़ख्म आए हैं। खातून को जो ज़ख्म आए थे अस्पताल में उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है, उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। और दूसरा जो मर्द ज़ख्मी है उसकी हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है, रेंजर्स हुकाम यहाँ पर पहुंचे हैं, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। क्राइम सीन यूनिट इस वक्त भी शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़ है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मौक़िफ़ है कि जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद अस्पताल में जाकर ज़ख्मियों का मुआयना किया जाएगा, जिससे मज़ीद बात सामने आ सकेगी कि उन्हें किस नौयत के ज़ख्म है, फिर रिपोर्ट मुरतब की जा सकेगी। जी अच्छा दानियाल, ये भी बताइएगा कि कितना सामान वहाँ पर मौजूद था, ये स्क्रैप का जो भी सामान था, और कितना नुकसान हो चुका है, अंदाज़न क्या बताया जा रहा है? देखिए है ना, ये मेरे कैमरामैन अगर मनाजिर दिखा सकें कि यहाँ पर शेरशाह जो इलाका है, साइट के ये इलाके हैं, इन तमाम में ज़्यादातर स्क्रैप का सामान मौजूद होता है। कई हज़ार टन यहाँ पर जो स्क्रैप का सामान होता है वो मौजूद होता है, स्क्रैप किया जाता है, उन्हें यहाँ से मुंतकिल भी किया जाता है। और आज भी मामूल के मुताबिक यहाँ पर काम जारी था और यहाँ पर धमाका हुआ। मामूली नौयत का धमाका है जो पुलिस हुकाम का कहना है, लेकिन अब तक वाज़ेह नहीं हो सका है कि किस चीज़ में ये धमाका हुआ है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि शवाहिद जाए वक़्वा से तो इकट्ठे कर लिए गए हैं। मज़ीद ज़ख्मियों का जब मुआयना किया जाएगा अस्पताल पहुँच कर, उसके बाद वाज़ेह हो सकेगा कि ये किस चीज़ में धमाका हुआ था। लेकिन अब तक ये धमाका पुलिस हुकाम का कहना है कि पुलिसार धमाका है, लेकिन धमाके की नौयत भी कम थी। ज़ख्मी जो हुआ है मर्द, उसकी भी हालत खतरे से बाहर है। और जो खातून ज़ख्मी हुई थी 45 साल, उनको तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल से रवाना कर दिया है। इस वक्त भी मेरे कैमरामैन इब्राहिम अगर दिखा सकें कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। क्राइम सीन यूनिट जो मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं ताकि हतमी जो रिपोर्ट है वो मुरतब की जा सके, हतमी तयन किया जा सके कि धमाका किस चीज़ का था, किस तरीके से ये धमाका हुआ। लेकिन माजी की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर मामूली नौयत के धमाके, क्योंकि स्क्रैप का सामान जब तोड़ा जाता है उसको गार्बेज किया जाता है और जो काम की चीज़ होती है उससे निकाला जाता है, तो उस दौरान मामूली नौयत के धमाके ज़रूर होते हैं। और आज भी उसी नौयत का एक धमाका हुआ है जिसका अंदाज़ा और तयन लगाया जा रहा है। जी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर आला सिंध आसिफ खान ने कहा है कि 15 जनवरी को शहर कायद में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने कराची के आवाम की जिस तरह खिदमत की है, हमें उम्मीद है आवाम हमें मायूस नहीं करेगी। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 15 जनवरी को शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के अहकामात जारी होने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जबकि कई सियासी जमातें इस पर सरापा एहतजाज दिखाई देती हैं। उनका ये कहना है कि शहर में नई हल्का बंदियाँ जब तक नहीं होंगी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जाएँ। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी आसिफ खान मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात से क्या तैयारियां मुकम्मल है। जी इंशाल्लाह 15 जनवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची शहर में सरप्राइज़ देगी, और सरप्राइज़ जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विज़न के मुताबिक जो जियालों ने और फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो थे मुर्तज़ा वहाब साहब ने जिस तरीके से कराची की आवाम की खिदमत की, बारिशें थी, कोरोना था या और जितने मामलात थे या सेहत के मामलात थे, इन सब मामलात में जो पीपल्स पार्टी ने अपने सूबे में, जो कराची उनका एक शहर है सूबे का, उसमें जिस तरीके से हैदराबाद और कराची में आवाम की खिदमत की, तो उसके पेश नज़र इंशाअल्लाह कराची की आवाम बशऊर आवाम है। और कराची की आवाम इससे पहले मुख्तलिफ़ जमातों से धोखा खा चुकी है, PTI से धोखा खा चुकी है, और इस मरतबा इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कराची की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट देगी, और जिसके लिए हमारी तैयारी पूरी है। और हमारे चेयरमैन ने तो कहा भी है कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे और 16 जनवरी को जो है ना वो जियाला चेयरमैन होगा, मेयर कराची जियाला होगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था। पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। मजबूत बल्दियाती निज़ाम ही आवाम के मसाइल हल कर सकता है। जी वज़ीर आला सिंध मुराद शाह की सदारत में 28वीं एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। सूबाई वुज़रा नासिर शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, चीफ सेक्रेटरी सोहेल राजपूत, DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास समेत दीगर ने शिरकत की है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हमें अपनी सिक्योरिटी इंतजामात, इंटेलिजेंस सिस्टम और टारगेटेड ऑपरेशन मजीद बेहतर करना होगा। इजलास में मजीद क्या क्या बात हुई है, मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद होंगे। ये इजलास हुआ है जो कि सूबाई वुज़रा नासिर शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, चीफ सेक्रेटरी सोहेल राजपूत, DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास समेत दीगर ने शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालती हुक्म पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नजम अहमद शाह पेश हुए। सेक्रेटरी सर्विसेज मोहम्मद सलीम राजपूत, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से लियाकत अली अबड़ो पेश हुए। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन शेड्यूल के बाद किए जाने वाले तमाम तबादले वापस लेने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। अदालत ने कहा कि नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने तकर्री और तबादलों की वापसी से मुतल्लिक हकायक जानने के लिए वक्त मांगा है। एडवोकेट जनरल सिंध ने तमाम तकर्रियां और तबादले वापस लेने की यकीन दहानी करवाई। 10 जनवरी को हकायक से आगाह किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात का ज़ाती हैसियत में पेश होना ज़रूरी करार दिया गया है। अपने नाज़रीन को आगाह करते चले, बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालती हुक्म पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नजम अहमद शाह पेश हुए। सेक्रेटरी सर्विसेज मोहम्मद सलीम राजपूत, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से लियाकत अली अबड़ो पेश हुए। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन शेड्यूल के बाद किए जाने वाले तमाम तबादले वापस लेने से मुतालिक आगाह कर दिया। अदालत ने कहा कि नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने तकर्री और तबादलों की वापसी से मुतालिक हकायक जानने के लिए वक्त मांगा है। एडवोकेट जनरल सिंध ने तमाम तकर्रियां और तबादले वापस लेने की यकीन दहानी कराई। 10 जनवरी को हकायक से आगाह किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात का ज़ाती हैसियत में पेश होना जरूरी नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसौरी की जानिब से UC 30 जिला शर्की में रोड का इफ्तिताह किया जा रहा है, जहां बड़ी तादाद में कारकुनात भी इस वक्त मौजूद हैं। C30 जो कि रिजविया सोसाइटी से ऑनवर्ड्स आगे रास्ता जा रहा है, और जिस तरह पूरा कराची टूट फूट का शिकार था और है, तो ये रोड भी बहुत ही खस्ता हालत में था। और यहाँ के जो मकीन हैं उनकी बड़े अरसे से ये डिमांड थी कि इस रोड को ठीक किया जाए, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और हॉस्पिटल्स भी हैं और लोगों की आमदोरफ्त
और आना जाना उनका बहुत महाल हो चुका था। तो जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने चार्ज संभाला तो हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कहा कि ये आपके ऊपर एक टास्क है कि इसको आप दिन रात करके जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देख ही लिया कि जिस स्पीड से ये रोड कंप्लीट की गई है और उसका जो सेकंड वाला, क्योंकि ये 28 फुट 2800 RFT है और इसकी चौड़ाई और दोनों तरफ जो फुटपाथ हैं और बेहतरीन जिसे कहते हैं ये रोड इस वक्त आपको देखा जाए तो शारे फैसल की तरह एक लुक दे रही है। और कोशिश और इरादा और नीयत ये है कि कराची के तमाम रोड्स और गलियां इसी तरह से दिन और रात करके कंप्लीट कराई जाएं। और इंशाल्लाह अब आपको हर हफ्ते, हर 4 दिन में, 5 दिन में हम तकलीफ़ देंगे मीडिया के दोस्तों को, क्योंकि मीडिया ही हमारा वो दोस्त है जो अच्छे कामों को भी दिखाएगा और बताएगा कि किस तरह दिन और रात मेहनत करके हम कराची को ग्रीन और क्लीन बना रहे हैं और जो रोड और रास्ते टूटे हुए हैं उसके ऊपर दिन रात मेहनत करके आज जिस तरह हमने यहाँ इसका इफ्तिताह किया है तो पाकिस्तान PWP के ताउन से फेडरल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट होने जा रहा है। इसी तरह और भी जो चीज़ें रुकी हुई हैं किसी भी वजह से वो अब नहीं होंगी, क्योंकि एक अच्छा और ईमानदार नेक नीयत एडमिनिस्ट्रेटर कराची मौजूद है जो तमाम रुकावटों को दूर करते हुए, जो साल से चीज़ें ऐसी पड़ी थी, पैसे भी खर्च हो चुके थे, पैसे दिए जा चुके थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी किसी भी वजह से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आज यहाँ नज़र आ गया है। और इसी तरह से ये सफ़र तेज़ी से जारी रहेगा और कराची के तमाम मसाइल जो लोगों को दरपेश हैं उसके ऊपर हम अपना इसी तरह से विज़िट रात दिन करते रहेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कराची दोबारा से रोशनियों का शहर बनेगा और कराची के लोग जो बड़े अरसे से मसाइल का शिकार थे इस शहर में, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रूर इसी तरह से गामजन रहेगा। गवर्नर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप ये बताइएगा, जब बल्दियाती इंतखाबात करीब होते हैं तो ही जो है सड़कें तामीर की जाती हैं, पूरा साल शहरी जो है वो कमर के दर्द में मुब्तला रहते हैं, क्या यही कराची के शहरियों को मुकद्दर है? दूसरा सवाल ये है, जब से नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमारे आए हैं, KIST KMC का अस्पताल जो है, गुज़िश्ता दिनों एक्सप्रेस न्यूज़ के हमारे जो ड्राइवर हैं और हमारी खातून रिपोर्टर पर जो है वो अमले ने तशद्दुद किया है, खातून रिपोर्टर को जो है वो गंदी गालियाँ भी दी गई हैं, उनका गिरेबान पकड़ा गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के आने के बावजूद क्या उस अमले को एडमिनिस्ट्रेटर कराची का खौफ नहीं था, या फिर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाइल्म थे इन सब चीज़ों से? देखिए, आप सही कह रही हैं, जहां आप कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं और बड़ा सोच रहे होते हैं तो वहाँ कुछ लोग सियासत भी करते हैं और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि किसी भी चीज़ की जो कामयाबी है उसमें कोई ना कोई ऐसा अंसर ज़रूर डाला जाए जो नाकामी की तरफ जाए। तो इन सब चीज़ों पर एडमिनिस्ट्रेटर साहब की भी नज़र है और इनके नॉलेज में जब ये बात आई है तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया है और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला इस किस्म की जो मसाइल खड़ा करने की कोशिश करेगा उसको हम इंशाल्लाह काबू कर लेंगे और इन मसाइल की तरफ हम इंगेज नहीं होंगे। हमने आगे काम करना है और जो लोग रुकावटें इस तरह की खड़ी करना चाहते हैं, मैं उनको फिर वार्न कर रहा हूँ कि आपकी इन चीज़ों से ना एडमिनिस्ट्रेटर कराची काम करने से रुकेंगे ना हम रुकेंगे। और जो पहली बात आपने की थी कि जब बल्दियाती इंतखाबात आते हैं तो काम होते हैं, तो मैं कहता हूँ चलें बल्दियाती इंतखाबात के लिए ही सही काम तो हो, तो इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। आपने कहा कि दिन रात तेजी से काम जारी है। कि ये प्री पोल रिगिंग है, तो आप गवर्नर साहब क्या MQM के इस मौक़िफ़ की तायद करते हैं खालिद मकबूल साहब की कि ये प्री पोल रिगिंग हो चुकी है? देखें, बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के मैं तमाम ही सिंध में मौजूद सियासी पार्टियों का गवर्नर हूँ
तो MQM की ये बात है और उसको उन्होंने मुझसे डिस्कस भी किया है, लेकिन बाकी भी पार्टियों ने बातचीत की है। तो इंशाल्लाह सबकी बात सुन के कोशिश करेंगे कि सबके दरमियान हम आनगी, प्यार, मोहब्बत और एक पेज पर ले आए, तो इंशाल्लाह हल हो जाएंगी सारी चीज़ें। मैं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानब से UC 30 जिला शर्की में रोड का इफ्तिताह किया गया है और उसके बाद वो गुफ्तगू कर रहे थे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। घर सिलाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ मॉडल विलेज बैरिया टाउन कानूनी बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे घर हैं। बच्चों के लिए हाई स्कूल भी बनाया, मस्जिद बनाई उन्होंने और डिस्पेंसरी बनाई हुई ने। अल्लाह ताला इन्हें देरगाह सलामत रखे। जिन्हें गरीबों वास्ते मॉडल विलेज बैरिया टाउन कानूनी बनाई है। मैं हूँ आज़ाद मोरियो और आप देख रहे हैं 1621। मुल्क के बलाई इलाकों में धुंध और मौसम की खराबी के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुतासर हो गया है। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची आने वाली मुतादिद गाड़ियां ताखीर का शिकार हैं। खैबर मेल 3 घंटे 15 मिनट, तेजगाम 3 घंटे 46 मिनट ताखीर का शिकार है। ट्रेनों की आमदरफ्त के हवाले से मजीद बात करते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया। बिल्कुल ऐसे ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं, खासतौर पर बालाई इलाके जो कि इन दिनों धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से जो आमदोरफ्त के ज़राए हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ट्रेन ऑपरेशन भी इन्हीं में शामिल है और रोजाना की बुनियाद पर मुताबिक गाड़ियां जो हैं वो घंटों ताखीर का शिकार हो रही हैं। खैबर मेल 3 घंटे 15 मिनट की ताखीर से कराची आएगी। तेजगाम तकरीबन 3 घंटे 40 मिनट यानी कि 4 घंटे की ताखीर से कराची पहुंचेगी। इसी तरह अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बात करें तो 3.5 घंटे की ताखीर का शिकार है। कराची एक्सप्रेस 2.5 घंटे, जबकि मिलत एक्सप्रेस भी 2.5 घंटे की ताखीर से पहुंचेगी। पाक बिजनेस एक्सप्रेस तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट की ताखीर से आ रही है। कराकरम एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट की ताखीर से, जबकि रहमान बाबा एक्सप्रेस 3.5 घंटे की ताखीर से कराची पहुंचेगी। ठीक है आदिया नाज, अपडेट करती, बहुत शुक्रिया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने और इत्तेहादियों के शिकवे दूर करने की कोशिशें जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस में होगा। पाकिस्तान भर से पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची पहुंचेंगे। इजलास होने जा रहा है आज बिलावल हाउस में, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है। इजलास से मुतालिक बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, कब ये इजलास शुरू होगा और कौन कौन से रहनुमा शरीक होंगे? अपोशन जब आपका कराची की धीमी धीमी सर्दी के अंदर सियासी प्याली में एक तूफान बरपा है और इस तूफान के अंदर ही आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद बिलावल हाउस कराची में मुनक्किद किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब भी कोई अहम मौका आता है तो उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो मुनक्किद किया जाता है। आज ये इजलास कराची में होगा और पाकिस्तान भर से तमाम ही सीनियर रहनुमा, चाहे उनमें राजा परवेज अशरफ हों, कमर जमान कायरा हो, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हो या कोई और बड़े रहनुमा, वो तमाम के तमाम आज कराची में जमा होंगे। कराची में इस वक्त एक अजब किस्म की सियासी कशमकश है। बल्दियाती इलेक्शन को लेके जमात इस्लामी धमकी देती है कि वो CM हाउस के बाहर धरना देगी। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास भी है। पाक सरजमीन पार्टी इत्तेहाद करना चाहती है, लेकिन साथ साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये धमकी भी दे रही है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल हुए तो भरपूर एहतजाज करेगी। इस तनाजुर में आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस इजलास में
जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अहम मामला डिस्कस होंगे। वहां साथ साथ ये भी मुमकिन है कि आज बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और जो मौजूदा इकनॉमी की सूरत हाल है उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस इजलास की सदारत करेंगे और इससे पहले जो अहम बात ये हुई है कि एपेक्स कमेटी का इजलास भी अब से कुछ देर कबल सीएम हाउस में हुआ है, जिसमें एक बार फिर दहशतगर्दी से निपटने के लिए अज़म का अयादा किया गया है। कराची के जो ऑयल टर्मिनल हैं वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की गई है, दहशतगर्दों से आनी हाथ से निपटने की बात की गई है। ऐसे में तमाम कदर का कराची में मुत्तहिद होना, मुत्तफिक होना और एक जगह पर बैठना इंतहाई अहमियत का हामिल है। और तो देखना यह है कि संडे सर्टिफिकेट कमेटी जो है वो अपने इजलास में क्या फैसला करती है। ताहम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए कहते हैं कि आज एक बार फिर आला अदालतों से मुतालबा किया जाएगा कि भुट्टो शहीद के केस को एक बार फिर सुने और उनके जो फैसला हुआ है उससे मुतालिक जो दोबारा रिव्यू की जो पिटीशन दायर की गई है उसकी समाअत करें। और बताया यह भी जाता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस मीटिंग के बाद खुद एक प्रेस ब्रीफिंग से शाम में खिताब करेंगे और मीडिया के नुमाइंदों को आगाह करेंगे। जी ठीक है, इक़्तिदार अंदर अपडेट करते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। बात करेंगे महंगाई पर। शहर में चावल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरहद सदीक ने चावल की कीमतों में इजाफे को तशवीशनाक करार दे दिया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन। जी बिल्कुल, कराची शहर में चावल की कीमतों में मुसलसल और रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा देखने में आ रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं और एक माह के दौरान चावल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरहद सदीक साहब। सर, क्या वजूहात हैं, चावल की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही, मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, क्या महरक़ात हैं और कितना इजाफा हुआ एक माह के दौरान? जी, आपने बात की कि कराची में इसका इजाफा हो रहा है। कराची में कम इजाफा हो रहा है, पंजाब में बहुत ज़्यादा इसका जो है वो रेट बढ़ रहे हैं और इसमें एक माह के अंदर अंदर 25% रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं और जो मुसलसल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और होंगे मज़ीद। इसमें अगस्त में हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, अगस्त सितंबर में चावल का, तो रेट जब हार्वेस्टिंग पीरियड होता है तो रेट कम होने चाहिए, लेकिन रेट कम होने की बजाय रेट बढ़ते जा रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। जो पिछले 6-7 माह पहले जिस चावल का रेट 100 रुपया था उसका 200 रुपया हो गया है। 150 वाला चावल 300 से बढ़ के 350-400 की पोजीशन पे जा चुका है। परचून वाले जो बेच रहे हैं होलसेल में उसका रेट 25-50 रुपये कम होता है। ये ऑब्वियसली ऐसा ही है कि एक्सपोर्ट नहीं हो रही है तो फिर भी चावल का रेट जो है वो बढ़ रहा है, तो ये तफवीशनाक है कि इस चावल बाहर जाए, ज़र मुबादला हमारे पास पाकिस्तान में आए तो फिर तो सोचा जाता है कि चलें हमारे पास पाकिस्तान में कोई फ़ायदा तो है, डॉलर्स तो आ रहे हैं ना, हम कंप्लीट तो करेंगे डॉलर्स को, लेकिन एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही है और चावल का रेट भी बढ़ रहा है। इसके अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका चेक एंड बैलेंस रखे, जो लोग ज़ख़ीरा अंदाज़ी कर रहे हैं उसके ऊपर जो है वो लगाम डालें तो इंशाल्लाह जो चावल हो सकता है नीचे आ जाएँ। बिल्कुल, इस सिलसिले में होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरहद सदीक का ये कहना था कि हुकूमत जो है वो जो लगाम डालें उन लोगों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि एक माह के दौरान जो चावल की कीमतें उसमें 25% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। जी, गोल्ड मार्केट के ताजरों ने रात 8:30 बजे तक दुकानें और मार्केटें बंद करने के हुकूमती फैसले की हिमायत कर दी है। साथ ही हुकूमत से इस फैसले पर मुस्तहकम रहने का भी मुतालबा कर दिया है। ताजरों का कहना है कि जिस खरीदार ने आना हो वो मुकर्रर वक्त पर मार्केट्स आ जाता है। मजीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा रोहा फातिमा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से मार्केटों को रात 8:30 बजे बंद करने का एक फ़ैसला किया गया है, जिसपे यहाँ के जो ताजिर हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या मुतालबा है, वो इस फैसले को मानते हैं नहीं मानते और मार्केटें अब तक कैसे खुल रही हैं, वाकई उस फैसले पर कोई अमल दरामद हुआ है, तो आइए जानते हैं। जी भाई बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वफाक का ये फ़ैसला वक्ती तौर पर है। वफाक को चाहिए कि अगर कोई काम करना है तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे, जिसमें ताजरान को मद्देनज़र रखते हुए उनसे बात करके और फैसले करें, चाहे 8 बजे करें, 9 बजे करें, 6 बजे बंद करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक फ़ैसला होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की सारी आवाम को ये पता चले कि किस वक्त मार्केटें खुलती हैं, किस वक्त बंद होती हैं। यानी आपका ये कहना है कि जो फैसला है उसको मुकम्मल तौर पर रखा जाए या इस फैसले में कोई भी रद्दोबदल ना की जाए? कोई रद्दोबदल ना की जाए, लेकिन इस पे सख्ती से अमल और एक लॉन्ग टर्म फैसला होना चाहिए। वक्ती नहीं कि एक हफ्ता बंद कर दी उसके बाद वही रूटीन।
तो मुझे बताएं कि इस वक्त ये बाज़ार उसी वक्त पे खुलता है जो पहले था, फैसले से पहले जो वक्त जिस मुकर्रर था, यानी रात 10-11 बजे बाज़ार बंद हो रहे थे, अब भी वैसा ही है या फिर थोड़ा बहुत अमल दरामद हुआ है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही मेरी मर्ज़ी है, 10 बजे बंद करूं, 11 बजे बंद करूं, 9 बजे बंद करूं, ये गलत है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि बाज़ार को रात 8:30 बजे बंद कर दिया जाए, तो इसकी वजह से इनका यही कहना है कि बाज़ारों को एक परमानेंट टाइम दे दिया जाए ताकि आवाम को भी आने में कोई मुश्किलात पेश ना हो। ये अगर बाज़ार वाकई ही 8:30 बजे बंद करने का फ़ैसला है तो ये इस पर अमल भी करेंगे, लेकिन इस फैसले को मज़ीद एक हफ़्ते में तब्दील न कर दिया जाए, इसको कोई लॉन्ग टर्म फैसला कर दिया जाए। जी, जिला शर्की के इलाके शरफाबाद 8 साल से सीवरेज का निज़ाम खराब है, जिसके बायस मरकजी रोड और पोश इलाके की गलियां सीवरेज के गंदे पानी से भरी हुई हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। साल बदल गया, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली सामने आ गई और शहर का मौसम भी सर्द है, लेकिन उसके बावजूद शहर के कई मकामात ऐसे हैं जहां सीवरेज का नाकारा निज़ाम दुहाई दे रहा है और ये इस बात को अया कर रहा है कि यहाँ पर जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का सिस्टम है वो उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे बहादुराबाद का ये इलाका है, मोहम्मद अमीन नूरानी स्ट्रीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ पैदल चलना दूभर है और गाड़ियाँ जो हैं वो गटर के पानी में डूबती हुई यहाँ से गुज़रने पर मजबूर हैं। इस रोड की अहमियत ये है कि बहादुर शाह ज़फ़र रोड को ये मिलाता है शरफाबाद का ये इशारा, और इसके साथ साथ इसमें एक अदद स्कूल भी मौजूद है, जबकि कच्ची मेमन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फलाही पार्क है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, क्या प्रॉब्लम हो रही है इनसे जानते हैं। फरमाइएगा ये कब से मसला है, क्यों है और क्या परेशानी हो रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो है ना 8 साल से ऐसे चल रहा है, मुझे 8 साल हो गए यहाँ पे। ये जो है ना सीवरेज का काम सही होता ही नहीं है ढंग से, जो आता है रोड खुदाई करके चला जाता है, अगर एक सीवरेज का काम करके जाते हैं दूसरी सीवरेज का काम ख़राब होता है। ये 8 साल से ऐसे चल रहा है, 10 दिन ठीक होगा 20 दिन ऐसे चल रहा है। इधर बहुत मुश्किल हो रही है और आने में भी दुश्वारी हो रही है, लोग पार्कों में भी कम आ रहे हैं, स्कूल की तरफ भी कम आ रहे हैं। इसकी वजह से जो नमाज परहेजी लोग हैं ना, उनके लिए भी बहुत मसला बना हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर सीवरेज का नाकारा निज़ाम मुस्तकिल बुनियादों पर दुरुस्त न किए जाने के सबब आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है और तकरीबन तमाम जो एक्टिविटी हैं उनको मुतासिर कर रहा है। फौरी हल करने का मुतालबा किया जा रहा है। जी, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को जिंदगी के 34 साल देकर रिटायर्ड होने वाले डिप्टी डायरेक्टर नदीम खान का कहना है कि कराची में सबसे ज्यादा काम फहीम उल जमा, अब्दुल सत्तार अफगानी और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में हुआ है। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी। जी बिल्कुल, केएमसी को 34 साल देने के बाद आज डिप्टी डायरेक्टर की सीट से नदीम खान रिटायर हुए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं केएमसी में क्या क्या खिदमात कौन कौन से महकमों में दी गई और कौन कौन सी यादें हैं जो हमेशा वाबस्ता रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। सलाम, शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितने साल आपने सर्विस की, कैसा रहा, केएमसी को कैसा पाया? केएमसी तो मेरा दूसरा घर है ना यार। 34 साल तकरीबन उस वक्त स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं होता था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। 94 में स्पोर्ट्स शुरू किया हमने, जब से अब तक के स्पोर्ट्स तो एसोसिएशन के साथ भी किया, यहाँ पे भी किया, बड़े इवेंट भी किए। ना सिर्फ ये कि मकामी तौर पर हमने, बल्कि इंटरनेशनली जो इवेंट हो रहे होते तो उसको भी सेफ फुटबॉल उसकी एक मिसाल है, ग्रीन हिल बॉक्सिंग है। माजी में सब करते रहे, अभी आजकल फिर दोबारा से करते हैं इंशाल्लाह, कोशिश है ये। कितने साल सर्विस रही? मेरी 34 ईयर रही तकरीबन। ठीक है, कितने एडमिनिस्ट्रेटर आपने देखे? एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सारे। ये सफ़र शुरू हुआ था एडमिनिस्ट्रेटर, पहले असल में मेयर होते थे, तो फारूक सत्तार साहब मेयर थे उस ज़माने में, उससे पहले अफ़गानी साहब थे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आए ना वो सबसे पहले मिर्ज़ा करीम बेग साहब आए थे। हमारे ज़माने में मिर्ज़ा करीम बेग साहब थे, जब से हमने किया फिर उसके बाद माशाल्लाह बहुत एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ काम किया। रऊफ़ अहमद फ़ारूकी हैं, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हैं, और ये डॉक्टर साहब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब तो ज़बरदस्त डायनामिक आदमी। नदीम खान हमारे साथ मौजूद थे। 34 साल जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को दिए, बेशुमार एडमिनिस्ट्रेटर नाजमीन के साथ जो है वो काम किया। मुस्तफ़ा कमाल का दौर भी सुनहरा रहा, अब्दुल सत्तार अगवानी का भी सुनहरा रहा, फ़हीम उल जमा का भी सुनहरा रहा। अब उम्मीद ज़ाहिर की है कि डॉक्टर सैफुर रहमान आए हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची, काम करेंगे, आवाम की उम्मीदों में पूरा उतरेंगे, और यही सारी चीज़ें हैं कि इस्लाहात जो है वो महकमे में बहुत ज़रूरी है। जब तक KMC अपना रेवेन्यू का टारगेट मुकम्मल नहीं कर सकेगा
उस वक्त तक आवाम की खिदमत जो है वो ऐसे तरीके से करना नामुमकिन होगा। जी। रहमान कॉलोनी गाजी रोड पर 10 रोज से मौजूद गड्ढा इंतजामिया की गफलत की कहानी सुनाने लगा है। इलाका मकीनों के मुताबिक गैस कंपनी की जानिब से लाइन लीकेज को बंद करने के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसको 10 रोज गुजर जाने के बाद भी बंद नहीं किया गया। मजीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल। बिल्कुल, शहर कराची में या तो तरक्याती मंसूबे होते नहीं हैं, मरम्मत के काम या तो किए नहीं जाते, और जब किए जाते हैं तो उन्हें वहीं पर ही उसी तरह छोड़ कर चले जाते हैं। कराची में अगर कहीं सीवरेज की लाइन डल रही हो, अगर कहीं गैस लाइन डल रही हो, तो उसके बाद जो उसका मलबा होता है उसको सड़क पर ही छोड़ दिया जाता है, और जिसकी वजह से जो शहरी हैं, जो अहले इलाका हैं, वो उसकी वजह से हादसात का शिकार होते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहमान कॉलोनी गजाली रोड पर। यहाँ पर भी सुई गैस कंपनी की जानिब से यहाँ पर जो लाइन की मरम्मत का काम था उसके लिए गड़ा खोदा गया, और उसके बाद उसका गड़ा भी रोड पर मौजूद है, उसका तमाम मलबा भी सड़क के ऊपर ही मौजूद है, जिसकी वजह से इस गजाली रोड पर रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात हो रहे हैं। मेरे कैमरामैन एहसन अमीन आपको दिखा सके तो ये एक बड़ा गड्ढा गजाली रोड पर मौजूद है, जो कि सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से ये किया गया था, और उसके बाद यहाँ पर पानी की लाइन भी डैमेज हुई, इसके साथ साथ सीवरेज की लाइन भी इसकी वजह से डैमेज हुई, और इसमें जो है वो हादसात भी हुए। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद है, मेरी कोशिश है कि मैं उनसे बात करूँ। सर बताइएगा ज़रा, ये कितने टाइम से खुदा हुआ है खड्डा, और इसकी वजह से क्या मुश्किलात हैं आपको? सर ये 10 दिन हो गए इसको, ये सुई गैस वालों ने जो है ना ये लाइन डालने के लिए गैस की जो है वहाँ से खुदाई शुरू की है गजाली रोड पे मरवत चौक से ना लेते हुए आए, पूरे रोड को इन्होंने डैमेज किया है। फिर सीवरेज की सारी लाइनें डैमेज हुई हैं, उसमें हमारी ये पानी की जो लाइन है ये डैमेज हो गई थी, हमने वाटर बोर्ड से बोल कर जो है ये लगवाई है लाइन। यकीनी तौर पर जो अहले इलाका हैं वो इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, और यहाँ से अब कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती जब तक ये गड्ढा बंद नहीं कर दिया जाता। और जो बाइक वाले हजरात हैं, जो मोटरसाइकिल सवार अफराद हैं, वो भी बड़ी परेशानियों से होकर यहाँ से गुजर रहे हैं, और अहले इलाका के मुताबिक इस गड्ढे की वजह से यहाँ पर हादसा भी हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह के मौके पर जियालों की जानिब से मुल्क भर में तकारीब मुनक्कद की जाएंगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को पैदा हुए। भुट्टो ने अपने मुख्तसर सी जिंदगी में इतने कारनामे सरअंजाम दिए कि उनका शुमार मुमकिन नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासत में ग्रेजुएशन की। 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसूल कानून में मास्टर की डिग्री ली। इसी साल मिडलटन लंदन में बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद भुट्टो ने वकालत की और कुछ अरसा मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में दस्तूरी कानून के लेक्चरार रहे। भुट्टो जमहूरी हुकूमत में सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा के वजीर आजम फिरोज खान नून की काबीना में वजीर तिजारत थे। 1958 ता 1965 सदर अयूब खान की काबीना में खारजा और तिजारत मुख्तलिफ शोबों के वजीर रहे। दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। 1970 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान में नुमाया कामयाबी हासिल की। दिसंबर 1971 में जनरल याया खान ने पाकिस्तान की अनान हुकूमत मिस्टर भुट्टो को सौंप दी। वो दिसंबर 1971 था। 13 दिसंबर 1973 सदर ममलिकत के ओहदे पर फायज रहे। 14 अगस्त 1973 को नए आइन के तहत वजीर आजम का हलफ उठाया। सकूते ढाका के बाद भुट्टो ने शिकस्ता खुर्दा कौम के जख्मों पर मरहम रखना शुरू कर दिया। भारत के साथ शिमला मुआहदा उनका सिफारतकारी का नुक्ता कमाल था। मुत्तफ़क़ा आइन और उम्मत मुस्लिमा को यकजा करना, पाक चीन दोस्ती और एटमी सलाहियत हासिल करके कौम का फख्र बुलंद करना भी भुट्टो के अहम कारनामे हैं। आज इसी कायदे अवाम साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मोहम्मद कामरान, सिटी 21। लियारी और गुजानी के नौजवानों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 95वीं सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया। लियारी और गुजानी के स्टैंड आर्टिस्ट का मिलकर साहिल की रेत पर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाया है। आपको बता रहे हैं, ये मनाजर आप देख रहे हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लियारी और गुडानी के नौजवानों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 95वीं सालगिरह पर उनसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए बलूचिस्तान के साहिल पर रेत पर उनका जो है वो पोर्ट्रेट उनका बनाया है। लियारी और गडानी के जो सैंड आर्टिस्ट हैं नौजवान, उनकी जानिब से ये खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाकर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सालगिरह का जो है वो अनोखे अंदाज में उन्होंने अपनी मोहब्बत का उन्होंने ये एक तोहफा जो है वो पेश किया है। सैंड आर्टिस्ट नौजवानों की जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो
साहिल की रेत पर जो बनाया गया है पोर्ट्रेट, वो तकरीबन 1120 स्क्वायर फुट का ये पोर्ट्रेट है। बलूचिस्तान के साहिल की इस रेत पर बनाए गए इस पोर्ट्रेट ने सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियो जो है वो वायरल हो गई है। जो स्टैंड आर्टिस्ट नौजवान है लियारी और गडानी के, उनका यही कहना है कि जो वो अपनी मदद आपके तहत जिस तरह वो अपनी मोहब्बत का, अकीदत का वो पेश कर सकते थे, वो उन्होंने ये किया है। लेकिन अगर उनको हुकूमती सतह पे या किसी भी सतह पे उनको अगर सपोर्ट हो, माली मदद उनको शामिल हो, तो वो मज़ीद बेहतर अंदाज में अपना जो आर्ट है उसको पेश कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में हर साल 13,000 से ज़ायद बच्चे होंठ और तालु कटे का मर्ज लेकर पैदा होते हैं। ये पैदाइशी नुक्स है, इसका ताल्लुक चांद ग्रहण से नहीं है। और डॉक्टर से इस हवाले से क्या कहते हैं ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी, जो इस वक्त डॉक्टर के साथ ही मौजूद हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसी बच्चों के जो होंठ और तालु कटे लेकर के पैदा होते हैं और फिर उनका इलाज मुमकिन होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंटीरियल की या फिर अगर इस तरह के इलाकों की, तो वहाँ पर आज भी बड़ी तादाद के अंदर वालिदैन ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को इस बीमारी के अंदर काफ़ी वक्त गुजार देते हैं, उनका ऑपरेशन नहीं कराते। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इसका ऑपरेशन करा लिया जाए होंठ और तालु कटेगा तो यकीनन इसका इलाज मुमकिन है और बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होता है। इस वक्त अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सेंटर, जहाँ पर ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऐसे बच्चों का ऑपरेशन करते हैं, पाकिस्तान के अंदर कितने बच्चे होंगे जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं और हर साल कितने बच्चे ये बीमारी लेकर पैदा होते हैं, और साथ ये भी बताएगा कि इस वक्त तादाद पाकिस्तान के अंदर इन बच्चों की कितनी है। शुक्रिया। कटा होंठ कटा तालु एक पैदाइशी नुक्स है और एक दिन में 18,000 बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं। हर 500 बच्चे में से एक बच्चा कटे होंठ कटे तालु का होता है। इसका मतलब है कि डेली 32 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनका होंठ या तालु कटा होता है, और 32 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 365 से तो तकरीबन 13,000 13,500 बनते हैं। तो साल में तकरीबन 13,500 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनका होंठ या तालु कटा हुआ है। सबसे पहले हम इसकी वजूहात पे जाते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि कटे होंठ कटे तालु का कोई भी ताल्लुक चांद गिरन से नहीं है, इसका कोई भी ताल्लुक माँ के मनूस होने से नहीं है, इसका कोई भी ताल्लुक जादू टोने काले जादू से नहीं है। इसकी जो मेन वजह है वो फॉलिक एसिड की कमी है। माँ के अंदर अगर फॉलिक एसिड की कमी होती है और स्पेशली पहले 8 हफ्तों में फॉलिक एसिड की कमी होती है तो कटा हुआ होंठ कटा हुआ तालु हो सकता है। डॉक्टर साहब का कहना है कि ये जो होंठ और तालु कटे की जो बीमारी है, इसका ना तो चांद से कोई ताल्लुक है, ना ही सूरज से इसका ताल्लुक है, ना ही माँ का इन्होंने बताया कि मानूस होने का उसका ताल्लुक है। बात ये कि अगर माँ के अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो यकीनन ये बीमारी लेकर के बच्चा पैदा होता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की कि अगर होंठ और तालु कट लेकर के बच्चा कोई पैदा हुआ है तो 3 माह की उम्र के अंदर उस बच्चे को लाजमन आप जो तिब्बी माहिर हैं उनसे मशवरा करें, उनको दिखाएं ताकि इस बच्चे का ऑपरेशन हो सके और वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब ज़िंदगी गुजार सके। जी। डिफेंस फेज 2 में ख़वातीन से डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान को देखा जा सकता है। मुलजमान ने घर से निकलने वाली ख़वातीन से लूट मार की है और मोबाइल फ़ोन पर्स छीन कर फरार हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। ये मनाजर हैं डिफेंस फेज 2 में जहाँ ख़वातीन से डकैती की वारदात हुई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान को देखा जा सकता है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल लगा कीजिएगा। जी देखिए है ना, बिल्कुल डिफेंस फेज 2 है जहाँ पर ख़वातीन से डकैती की वारदात हुई है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 न्यूज़ को मौसूल हुई है। फुटेज में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान को देखा गया है। मुलजमान ने घर से बाहर निकलने वाली ख़वातीन से लूट मार की और खातून से मोबाइल फोन और पर्स छीना किया। दिन दहाड़े वारदात के बाद मुलजमान बासानी फरार हो गए। पुलिस हुकाम का दावा है कि इस फुटेज की मदद से मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी ना, बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद। आगे बढ़ते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर आमिर सरफराज का कहना है कि पाकिस्तान को मसाइल का सामना है। IMF की कड़ी शराइत पर बतौर मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब आगाह कीजिएगा। स्टॉक एक्सचेंज में आज नई जो है वो एक एक्विजिशन हुई है जिसमें पाकिस्तानी निजात कंपनी को अमेरिकन निजात कंपनी ने जो है वो एक बड़ी ख़रीदारी की है। इस हवाले से आज पाकिस्तान में हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केट में जो फ़ख्र पाकिस्तान है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान उनको कहा जाएगा, लॉर्ड आमिर सरफराज जो कि बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर है वो यहाँ आए और कारोबार का आगाज़ उन्होंने किया। सर, आपका यहाँ आना खुशाइंद है, किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त क्या चीज़ों की ज़रूरत है बिज़नेस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पाकिस्तान
बहुत मुश्किल टाइम से गुजरा पिछले एक साल में। कोविड के बाद फ्लड्स बहुत डिफ़िकल्ट थे पाकिस्तान के लिए, बहुत डेवस्टेटिंग थे। फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न जो पूरी दुनिया में हुई है, और इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल टर्मोइल हमारे मुल्क यूके में भी हुई है, पाकिस्तान में भी हुआ है। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रह चुका है, और इस टाइम के दौरान ये सुनना कि एक लोकल होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर उन्होंने अपनी बिज़नेस बनाई किसी की हेल्प के बगैर, किसी सपोर्ट के बगैर, और ग्लोबल स्टेज पे बना के वो उन्होंने बेचा है टू ए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड फर्म। ये तो एक मोमेंट है सेलिब्रेशन का और प्राइड का जी, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू हेल्प जॉइन इन दिस सेलिब्रेशन। सारी दुनिया में जब डाउन टर्न्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज होती हैं, वो टाइम है जब इनोवेशन भी थ्राइव करता है। तो आप आज भी देखें जी, ये ट्रांजैक्शन ये डाउन टर्न के दरमियान अनाउंस हुई है, तो इनोवेशन पाकिस्तान में थ्राइव ज़रूर कर रहा है। एज अ पार्लियामेंटेरियन जी, मेरा रोल है टू इंश्योर कि मेरी गवर्नमेंट जो है वो IMF के साथ जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल करे, एक्सप्लेन करने के लिए कि जो IMF का ओरिजिनल मैंडेट था बहुत साल पहले और आज जो है वो काफ़ी फ़र्क हो गया है। और ये जो कंडीशनैलिटी सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं मगर पूरी दुनिया पे ये लगाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है लोगों को। एंड आई थिंक दिस IMF का जो रिफॉर्म है वो कभी प्रायोरिटी एजेंडा पे नहीं हुआ है, मगर वो हमारे लिए अभी होना चाहिए, और हम इंशाल्लाह ये पुश करेंगे। सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस पूरी दुनिया में हैं जो ये इकट्ठे होकर IMF पे इंकरेज करेंगे उनके रिफॉर्म के लिए। बिल्कुल, लॉर्ड सरफराज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, मईशत है, उसको जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए वो अपना किरदार न सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि IMF में जो इस वक्त मामला है वहाँ पर अदा करेंगे, और पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त जो काम कर रही है उसको मज़ीद सपोर्ट करने के लिए जो है वो अपने इक़दाम और अपनी काविशें जारी रखेंगे। जी। FPCCI के नायब सदर शबीर मंशा ने पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात में तेल की फ़रोख्त में कमी को मुस्बत करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में इस वक्त डॉलर की शदीद किल्लत है। तेल की फ़रोख्त में कमी के साथ अगर आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतें गिर जाएं तो मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। मईशत के हवाले से अहम आदत शुमार जारी हो, जिसमें तेल की जो फ़रोख्त है उसमें दिसंबर 21 के मुकाबले दिसंबर 22 में 21% की नुमाया कमी हुई है। इसकी क्या वजूहत हैं, क्या इम्पैक्ट मईशत पर पड़ेगा, जानते हैं। FPCCI के वाइस प्रेसिडेंट शबीर मंशा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, तेल की जो बहुत बड़ा बिल था उसमें नुमाया कमी हुई जो कोविड के दौर तक ये गिर गया है? जी हाँ जी, ये बड़ी एक अच्छी और थोड़ी कंसर्निंग बात भी है। एक तरफ तो चूँकि इंटरनेशनली स्लो डाउन है, और स्लो डाउन की वजह से यहाँ रिसेशन की सिचुएशन है, और रिसेशन की सिचुएशन में कुछ इंडस्ट्रीज़ इफ़ेक्ट, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इफ़ेक्ट हुई हैं, तो उनकी इंडस्ट्रीज़ के इफ़ेक्ट होने की वजह से हमें ये लगता है कि कुछ उसकी कंजम्पशन का भी फ़र्क है। लेकिन ये दूसरे एंड पे एक अच्छी खबर भी बनती है कि क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, जिसके अंदर उसको डॉलर की शॉर्टेज क्या है, और फॉसिल फ्यूल पाकिस्तान के लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि उसकी कंजम्पशन, हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है। और अगर इसकी कंजम्पशन जो कि इस वक्त रिपोर्ट हो रही है कि एवर लोएस्ट सिंस अप्रैल 2020, तो अगर वो फिगर्स आ रहे हैं, बस सब अल्लाह ताला से उम्मीद यही की जाए कि अगर इसके रेट्स भी उस तरह कम हो जाएं, और जो उसके जो ओरिजिनल प्राइसिंग है अगर वो कम हो जाती, तो पाकिस्तान के ऊपर ये जो डॉलर के ऊपर प्रेशर है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, और उससे बहुत सारे फ़ायदा भी मिल सकता है। शबीर साहब, अगर हम देखें जो माशी मुश्किलात हैं और देखा जा रहा है डॉलर की कदर जो है वो कम नहीं हो रही है, तो इसको कैसा देखते हैं कि अगर डॉलर भी कम हो जाता है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी कम हो जाती है, तो मईशत पे इसके कितने असरात होंगे? जी, हमारा सबसे वाहिद कंसर्न और इस वक्त इमीडिएट बर्निंग इशू ही डॉलर की शॉर्टेज है, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज इटसेल्फ मौजूद हैं, और पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो यहाँ इंडस्ट्री भी मौजूद है, और दूसरे उस तरीके से जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा, और ये तमाम चीज़ें जब इम्पैक्ट कलेक्टिवली करेंगी तो माशी तौर पर यहाँ पर कमोडिटीज़ की प्राइसेस का भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो ये सब चीज़ें जो है ना एक लिहाज से पॉजिटिव साइंस दे सकती हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगर ऑयल की प्राइसेस नीचे आ जाएं तो बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। जी, जैसे कि आपने सुना कि साल 2023 की बात करें जो शुरू हो चुका है, और यहाँ पे अगर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम होती है, साथ ही अगर तेल की जो फ़रोख्त है वो भी मुसलसल कम होती है, तो मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत करार दिया गया है। जी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गर्ल्स कॉलेज ब्लॉक एन नॉर्थ नाज़िमाबाद को बंद करने के अदालती फैसले के खिलाफ स्टूडेंट्स पेरेंट्स एक्शन कमेटी और स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। वहां पर हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे।
बिल्कुल इस वक्त मैं आपको बराह रास्त अपडेट कर रहा हूँ कराची प्रेस क्लब के बिल्कुल बाहर जो है गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज की जो तलबा हैं सरापा एहतजाज हैं। और आज ये वो तलबा हैं जो कि हुसूल इल्म की तलाश में गामजन दिखाई देती थी, लेकिन ये मुल्क का सरमाया, मुल्क का मुस्तकबिल आज हमें सड़कों पर भटकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज को आज चौथा रोज़ है और ये जो तलबा हैं अपने कॉलेज से जो है महरूम होकर रह चुकी हैं और आज इस सड़क पर मौजूद हैं और तालीम हासिल करने पर यहाँ पर मजबूर हैं। 3 महीने सिर्फ और सिर्फ इम्तिहानात को रह चुके हैं, लेकिन इन तलबा का कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनकी पढ़ाई का कोई इस वक्त कोई खमियाजा नहीं है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इनके मुस्तकबिल की, तो यकीनन इनका जो मुस्तकबिल है काफ़ी हद तक जो है हमें तापनाक दिखाई दे रहा है। इनका रोशन मुस्तकबिल की एक दलील ये तलबा जो है अपनी किताबें पढ़कर देती थी, लेकिन आज ये तलबा जो है मुल्क का सरमाया इस तरह रोड पर मौजूद है, एहतजाज करने पर मजबूर है। इनसे आपकी बात भी कराते हैं। ये बताइए आप लोगों की पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ है और आप लोगों का क्या मुतालबा है? हमारा नुकसान तो मतलब जब से हम विंटर वेकेशन से वापस आए हैं, मतलब हमारी विंटर वेकेशन ख़त्म हुई है जब से, मतलब हमारा हम कॉलेज के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते हम लोग। जब से आज हमारा चौथा दिन है एहतजाज का। पहले हम कॉलेज के बाहर कर रहे थे, आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमें हमारे इवन के हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी बहुत कुछ फेस किया था। हमने फर्स्ट ईयर में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह किया था। और हम अगर लैब का कोई सामान रखते हैं तो हमारे लैब का सामान चोरी हो जाता है। अगर हम अभी विंटर वेकेशन के बाद से आए हैं मतलब, तो हमारी विंडोज़ वगैरह की शीशे वगैरह टूटे हुए हैं। मतलब हमें बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा, हमें कॉलेज में एंटर तक होने की इजाज़त ही नहीं है। तो आप लोग मुतालबा क्या करेंगे और ये कब तक, क्यों आज चौथा रोज़ है, आपके इम्तिहान भी होने जा रहे हैं, तो कितना इसके हवाले से दुश्वारी का सामना? हमारे सिर्फ 3 मंथ्स रह गए हैं। 3 मंथ्स बाद हमारे एग्जाम्स हैं और यहाँ तक कि हमारा कोई एग्जामिनेशन फॉर्म कुछ भी नहीं गया। और अगर हमारे कोई इन्फॉर्मेशन का कोई डेटा वगैरह है वो भी कॉलेज में, अब हम अंदर जा ही नहीं सकते, तो हम लेंगे कैसे? कॉलेज में जा ही नहीं सकते, कॉलेज में जाने की इजाज़त ही नहीं है। एक और भी तलबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये मुझे बताइए कि वालिदैन कितना परेशान है और आपको खुद कितनी परेशानी का सामना है? जी हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मेरी अम्मी भी आई हुई हैं और बिल्कुल 3 महीने रह गए, हमारे प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि इन्वॉल्विंग फॉर्म भी नहीं हुआ है। हमें बहुत फिक्र हो रही है। बराए मेहरबानी हमारे इंसाफ दिया जाए, हमसे ये इंसाफ दिया जाए प्लीज़। इंसाफ दिया जाए, ये मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर तालीम से, वज़ीर आला सिंध से कि इनके जो कॉलेज को जो है फिलफौर फाल किया जाए। 3 महीने से सिर्फ इम्तिहान में रह चुके हैं। किस तरीके